नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पम एजुकेशन में। दोस्तों, कई दिनों से जो हिंदी व्याकरण की कक्षाएं थी वह चल नहीं रही थी, क्योंकि इस टाइम एग्ज़ाम भी आ गया है। बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें पुरस्कार और सम्मान के क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मैं सोचा पहले आप लोगों को पुरस्कार और सम्मान के जो टॉपिक हैं उनको बता दिया जाए, फिर हम हिंदी व्याकरण की कक्षाएँ प्रारंभ कर देंगे। तो आज मैं विराम चिन्ह टॉपिक को लेकर के यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। विराम चिन्ह जैसे हम सामान्य जीवन में, हम दैनिक जीवन में जब कुछ लिखते उखते हैं तो चिन्हों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हमें नाम नहीं पता होता है या फिर न जानने की वजह से हमारे नंबर कटते हैं। मान लीजिए कोई लेख हम लिख रहे हैं या फिर कोई निबंध लिख रहे हैं, असाइनमेंट लिख रहे हैं या फिर कोई अन्य चीज़ ही लिख रहे हैं, तो हमें चिन्हों का ज्ञान न होने के कारण हमारे नंबर कट जाते हैं, हमें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। हमारी राइटिंग अच्छी होती है, मैटर भी अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम उन चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं तो उससे हमारे नंबर कट जाते हैं। या फिर हम कभी कभी उस चिन्हों का प्रयोग करते भी हैं, यदि कोई पूछ भी देता है तो भी हमें, बहुत से लोग होंगे जिनको चिन्हों का पता नहीं होगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि विराम चिन्ह क्या होता है। विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकना। जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं तो हमें आवश्यकता अनुसार विराम की आवश्यकता होती है। हम थोड़ा सा विराम या फिर ज़्यादा विराम भी लेते हैं। या फिर हम कोई लेख लिखते हैं तो मान लीजिए हम कोई लेख लिख रहे हैं, तो जब एक वाक्य पूरा हो जाता है तो हमें कौन से चिन्ह प्रयोग करने चाहिए, कौन से नहीं प्रयोग करने चाहिए, कहाँ पे हम थोड़ा रुक रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा रुक रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए इन चिन्हों का हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। या फिर जब हम कोई मैटर लिखते हैं तो उसमें इन सारे चिन्हों का प्रयोग होता है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि विराम चिन्ह होता क्या है। तो आइए हम विराम चिन्ह जानेंगे। विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकना। अब इसकी परिभाषा हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा इस प्रकार है। लिखते समय वाक्य के बीच, कह रहा है कि लिखते समय जब कोई निबंध, लेख या फिर आप कहानी लिख रहे हैं, उसी को कह रहा है। लिखते समय वाक्य के बीच विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। कह रहा है कि जब हम कोई लेख या फिर कोई मैटर लिखते हैं तो बीच में विराम की आवश्यकता होती है। उस विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। जब कोई चीज़ हम लिख रहे हैं तो हमें आवश्यकता अनुसार विराम की आवश्यकता होती है। उन विराम को प्रकट करने के लिए हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। अब हिंदी में जो विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, लिखा है हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह। तो इतने सारे विराम चिन्ह हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। और भी सारे चिन्ह हैं, लेकिन जितना महत्वपूर्ण है, जितना आपके सब सिलेबस से रिलेटिव है, जितने की आपको आवश्यकता है, उतनी ही चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो अनावश्यक हैं उन चीज़ों को हम नहीं देखेंगे। तो इसमें पहला आता है पूर्ण विराम। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नाम है और ये चिन्ह है कि पूर्ण विराम का चिन्ह कैसे होता है। अभी हम इसे एक लिस्ट के रूप में देख रहे हैं, फिर हम इसे एक एक करके जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस वाक्य कितने देर पे विराम, मतलब कब विराम चिन्ह लगता है, कब अल्प विराम लगता है, कब अर्ध विराम लगता है। इन सब चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। अभी पहले हम इसको जान लें कि चिन्ह और उनके नाम। यहाँ पे देखेंगे पूर्ण विराम, और इसका जो चिन्ह है ये भी आप लोग देखेंगे। फिर अल्प विराम का दिया है, अल्प विराम का भी चिन्ह दिया है। ये सब कभी कभी परीक्षाओं में चिन्ह दे देता है और पूछता है इस चिन्ह का नाम क्या है, और आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से एक ऑप्शन सही रहता है। यदि आप जानते हैं तो सही हो जाता है क्वेश्चन, न जानने की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। और आप सामान्य रूप से देखेंगे कि बहुत सारे हिंदी पढ़ते हुए विद्यार्थियों को वो इन सारे चिन्हों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं जानते हैं। तो
इस वीडियो को यदि आप देखते हैं या फिर जो इन चिन्हों का प्रयोग नहीं जानता है वो देखेगा तो उनकी सारी त्रुटियां सही हो जाएंगी। फिर है अर्धविराम। अर्धविराम का भी यहाँ पे चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह तो सामान्य रूप से सभी लोग जानते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है। फिर अगला आता है विस्मयवाचक चिन्ह। विस्मयवाचक चिन्ह, जहाँ पे विस्मय उत्पन्न हो वहाँ पे इस विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर होता है योजक चिन्ह। फिर होता है निर्देशक चिन्ह। यहाँ देखेंगे कि दोनों चिन्ह एक जैसा ही है, लेकिन जो योजक चिन्ह होता है और जो निर्देशन चिन्ह होता है उसमें अंतर होता है। निर्देशन चिन्ह थोड़ा लंबा होता है और योजक चिन्ह छोटा होता है। योजक चिन्ह दो शब्दों को मिलाने का कार्य करता है, वह आपस में संधि न हो उन शब्दों को यह जोड़ने का काम करता है। फिर आता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जिसे हम लोग इंग्लिश में इन्वर्टेड कामा कहते हैं। आप देखेंगे कि दैनिक जीवन में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इन्वर्टेड कामा ही कहते हैं, उसका शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं। तो जहाँ पे ये एक रहता है, एक कामा इन्वर्टेड कामा रहता है या फिर एक उद्धरण चिन्ह रहता है, उसे हम एकल उद्धरण चिन्ह करते हैं। और जहाँ पे दो रहता है उसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। फिर अगला आता है कोष्ठक। कोष्ठक देखेंगे कि ये भी तो सामान्य रूप से सभी लोग जानते हैं कि इसे ब्रैकेट, इंग्लिश में हम इसे ब्रैकेट कहते हैं, जहाँ पे ऐसे रहते हैं। फिर ऐसे भी बहुत से मैथ गणित विद्यार्थियों प्रयोग करते हैं जो इन सारे कोष्ठक का। फिर इंग्लिश में भी बहुत सारे ऐसे कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। फिर अगला आता है अपूर्ण विराम, फिर लाघव चिन्ह, फिर विवरण चिन्ह। इतने सारे चिन्ह हैं जो आपको पढ़ने हैं इस कक्षा में। अब ये तो इसकी सामान्य परिचय हो गया। अब हम इसे एक एक करके देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि पूर्ण विराम हम कब लगाएंगे, अल्प विराम कब लगाएंगे, अर्ध विराम कब लगाएंगे। अब हम इसे एक एक देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम देखेंगे पूर्ण विराम। पहला पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हम देखेंगे कि इस पूर्ण विराम का जो ये चिन्ह है इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। परिभाषा पहले देखेंगे। यह किसी कथन के पूर्ण होने पर, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी बात को पूरी कर ले या फिर कोई कथन हो वह पूर्ण हो जाए तब इसका प्रयोग करते हैं। और कहाँ, अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में तथा कविता में छंद के अंत में आता है। यह किसी कथन के जो पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम का चिन्ह है, यह किसी कथन के पूर्ण होने पर और अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में तथा कविता के छंद में आता है। यहाँ उदाहरण स्वरूप आप देखेंगे लिखा है सदा सत्य बोलो। यहाँ पे जब कथन कोई वाक्य है वो पूर्ण हो जाता है या फिर कोई कथन पूर्ण हो जाता है तो वहाँ पे इस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कोई कह रहा है सदा सत्य बोलो, तो उसका वाक्य ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा। और यहाँ एक चीज़ और लिखा है कविता में छंद के अंत में आता है। यहाँ ये एक उदाहरण हम और देख सकते हैं। यहाँ लिखा है परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो जब कोई कविता या छंद होता है तो जब उसका एक वाक्य पूरा हो जाता है तो वहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। यहाँ पे लिखा है परहित सरस धर्म नहीं भाई, तो यहाँ पे एक वाक्य पूरा हो गया तो यहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह लग गया। फिर अगला लाइन है पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तो फिर जब ये दूसरा वाक्य पूरा होता है तो फिर हम खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने वाक्य को पूरा कर ले या फिर जब हम कोई लेख लिख रहे हैं, हमारा जब कोई एक वाक्य पूरा हो जाए तो वहाँ पे हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब अगला जो है वो आता है अल्प विराम। ये तो पूर्ण विराम है। अल्प विराम नाम से ही स्पष्ट है कि जो आधे पे लगे वो अल्प विराम। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य होता है, वाक्य बोलते समय
बीच में जब कोई चिन्ह लगता है तो उसे हम अल्प विराम कहते हैं। जैसे परिभाषा है, अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा अल्प विराम का प्रयोग बहुत अधिक होता है। जो पूर्ण विराम है ये वाक्य के जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तब पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है, और जो अल्प विराम है, अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा जो अन्य चिन्ह हैं उनकी अपेक्षा इस चिन्ह का प्रयोग अत्यधिक होता है। अब इसमें भी कंडीशन है कि किस दशा, मतलब कैसी कैसी दशा उत्पन्न होने पे हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा है, एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों के लिए, एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों के लिए हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मीरा, श्वेता, गरिमा और अनुराधा खेल रही हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्प विराम का चिन्ह लगा है। मीरा, श्वेता, गरिमा और अनुराधा खेल रही हैं। वही कह रहा है कि जब एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों के लिए हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दिया भी है कि अल्प विराम का प्रयोग बहुत अधिक होता है, अर्थात अन्य चिन्हों की अपेक्षा अल्प विराम का प्रयोग अत्यधिक होता है। फिर उपवाक्यों को अलग करने के लिए हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। यहाँ पे एक वाक्य ये हो गया, जो कुछ भी होगा, और फिर ये दूसरा वाक्य है देखा जाएगा। तो इसमें यही कह रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है उपवाक्यों को अलग करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दिया है जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। इस चिन्ह का प्रयोग हम उद्धरण से पहले भी करते हैं। जैसे उदाहरण, अध्यापक ने कहा पृथ्वी गोल है। जैसे हम कोई उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं, अध्यापक ने कहा पृथ्वी गोल है। तो इसे हम उद्धरण चिन्ह के पहले भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा अध्यापक ने कहा, वह अपनी बात को यहाँ मतलब कोई कह रहा है कि अध्यापक ने कहा, फिर यहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगेगा। वो ये कहा अध्यापक ने कहा, ये वाक्य बोल के थोड़ा सा विराम ले रहा है, फिर अगला वाक्य कह रहा है कि पृथ्वी गोल है। तो अल्प विराम का चिन्ह मैंने बताया है कि विराम चिन्हों का प्रयोग अपनी आवश्यकता अनुसार लोग करते हैं, कि जब किसी को थोड़ा या कम ठहरना रहता है तो उसके अनुसार चिन्हों का प्रयोग होता है। तो ये तो रहा पूर्ण विराम और ये था अल्प विराम। अब इसके क्रम में जो अगला विराम आता है, अगला चिन्ह आता है, उसको हम देखा है अल्प विराम के बाद अर्ध विराम। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अर्ध विराम का चिन्ह ये होता है जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना होता है वहाँ अर्ध विराम लगाया जाता है। कह रहा है कि जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना रहता है वहाँ पे अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रमेश, राहुल, नितिन और राम आए थे, ये सब अब कहाँ जाएंगे। कह रहा है कि पूर्ण विराम से कम रुकना हो। जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता था तो वहाँ पे हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते थे। यहाँ कह रहा है कि जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना होता है वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे रमेश, राहुल, नितिन और राम आए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्प विराम। जब पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना रहता है तो यहाँ यदि इस आगे वाला ये वाक्य नहीं आया होता तो यहाँ पे पूर्ण विराम ही लग जाता, लेकिन यहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला वाक्य है ये अब कहाँ जाएंगे। रमेश, राहुल, नितिन और राम आए थे, ये अब कहाँ जाएंगे। जब इस प्रकार के सेंटेंस आए, जब आपको पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना हो तो यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होता है।
आप एक एक चीज़ को देखते जाएंगे, एक एक चिन्ह, एक एक परिभाषा को अच्छे से समझते जाएंगे, ताकि आपको कोई लेख या फिर कोई मैटर लिखने में परेशानी ना हो और आप चिन्ह का प्रयोग हमें अच्छे से कर लें। ताकि आपको जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में कोई निबंध उबंध लिखना रहता है और चिन्हों का प्रयोग ठीक से नहीं होता है तो हमारे नंबर कटते हैं। तो आप इन चीज़ों को बारीकी से देखेंगे ताकि आपके नंबर पूरे के पूरे मिलें। फिर अगला आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह तो सभी लोग जानते हैं कि प्रश्नवाचक का प्रयोग कब होता है। जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। वाक्य में प्रश्न पूछने के बाद सदैव प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। कह रहा है कि वाक्य में प्रश्न पूछने के बाद सदैव प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या तुम मेरे साथ चलोगे। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो जब ऐसे वाक्य आए जहाँ पे वो प्रश्न पूछ रहा है कोई व्यक्ति, तो वहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे तुम कल कहाँ गए थे। कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि तुम लोग कल कक्षा में क्यों नहीं आए, तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछता है तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब अगला आता है विस्मयवाचक चिन्ह। विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग कब होता है। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्दों के बाद कह रहा है विस्मय, हर्ष का मतलब होता है खुशी, शोक का मतलब होता है दुख, घृणा का मतलब नफरत आदि भावों को दर्शाने वाले शब्द के बाद विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है अरे तुम आ गए, पहले कह रहा अरे तुम आ गए, तो यहाँ पे विस्मयवाचक मतलब यहाँ पे विस्मय है, यहाँ पे विस्मय है। अगला वाक्य है आहा कैसा सुहावना मौसम है। जहाँ पे विस्मय हो वहाँ पे विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मय हो, हर्ष हो, शोक हो, घृणा आदि भाव के लिए हम विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये तो रही आज की कक्षा में विराम चिन्हों के बारे में आप महत्वपूर्ण जानकारी। मैंने आज 5 विराम चिन्हों की चर्चा की। अगली चर्चा अगले कक्षा में करेंगे। तब तक आप इन चिन्हों को अच्छे से पढ़ेंगे और याद करने का प्रयत्न करेंगे ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं में कोई परेशानी न हो। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।